नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी लोग देखने वाले हैं हिंदी विषय में वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्णमाला से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि उनको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न वर्णमाला से पूछे जाते हैं या विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या है पहला प्रश्न दोस्तों? वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ये प्रश्न जो है 2009 में यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, या शब्द गणना को कहते हैं। डी ऑप्शन दिया है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, देखिए जो हिंदी वर्णमाला है या किसी भी भाषा की वर्णमाला है वो उस वर्णों के व्यवस्थित समूह का क्रम होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और यह प्रश्न हमारे टीजीटी एग्ज़ाम 2009 में ही पूछा जा चुका है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन दिया है शब्द। क्या है ऑप्शन पहला? यहाँ पर शब्द दिया है, व्यंजन दिया है, स्वर दिया है और वर्ण दिया है। तो ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर सही हो जाएगा डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगला विकल्प देखें, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी गई है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? कितने भैया स्वर? 11 स्वर हैं। कितने? 21। 11 स्वर हैं। 11 क्या हैं? स्वर हैं। और 33 व्यंजन हुआ करते थे। 33 व्यंजन। इसके अलावा कुछ संयुक्त स्वर व्यंजन हुआ करते थे, और संयुक्त व्यंजन के साथ साथ कुछ जो है संयुक्त व्यंजन के साथ साथ ऊष्म व्यंजन हुआ करते थे। ठीक है, तो जब 4 संयुक्त और 4 ऊष्म व्यंजन जुड़ जाते हैं तो इनकी संख्या व्यंजनों की पहुंच जाती है कितनी पहुंच जाती है भैया? 41, और 11 स्वर जुड़ करके हो जाते हैं 52। तो हिंदी वर्णमाला में इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे 52 अक्षर हुआ करते थे। ठीक है, कितने अक्षर हुआ करते थे? 52 अक्षर हुआ करते थे। लेकिन हाल ही में हिंदी साहित्य संस्थान के द्वारा एक अक्षर और जोड़ा गया है, नवीनतम अक्षर जोड़ा गया है। वो कौन सा अक्षर है? वो है ल का अक्षर, जो कि इस तरीके से बनता है। ठीक है, मलयालम भाषा में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगी 53। इससे पहले कितनी हुआ करती थी? पूर्व में इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 52 हुआ करती थी। ठीक है, और ये जो 53 है, 53 हमारी संख्या कब है? वर्तमान में है भैया। ठीक है, वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? वर्ण होते हैं 53 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यह भी प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय के परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीजीटी में। अभी हमने बता रखा है आपको, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं भैया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि क्या है? तो मुख से उच्चारित होने वाली कोई भी संकेत को हम ध्वनि कहते हैं। ये सार्थक और निरर्थक भी हो सकती है, लेकिन ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम वर्ण कहते हैं। व्यंजन ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को हम वर्ण कहते हैं।
व्यंजन और स्वर मिल करके अक्षर बनाते हैं, अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षर। अगला देखें, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा भैया। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में अन और अ, ये दो अक्षर ऐसे होते हैं, अन और अ, जिनको अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, और ये अयोगवाह जो हैं ये हिंदी भाषा में गिने नहीं जाते हैं, ये संस्कृत भाषा में है। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में अगर आपसे स्वर पूछे जाए कितने हैं, तो संस्कृत भाषा में 13 होते हैं, जबकि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या अगर बताई जाए, आपसे पूछी जाए, तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं भैया? 11 स्वर होते हैं। इसमें से 4 जो होते हैं वो ह्रस्व या मूल स्वर होते हैं। ठीक है, 7 संयुक्त या दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा भैया, केबीएस एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर बनता है भैया। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भैया कहा जाता है स्वर। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ये एग्जाम भैया यूपी SSC के वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। स्वर होते हैं जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायता करते हैं और इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ध्यान रखिएगा भैया, हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है स्वर। पहले क्या होते हैं? स्वर। हिंदी में स्वर होते हैं, इनकी संख्या 11 है। और दूसरी जो ध्वनियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं व्यंजन। और व्यंजन की संख्या वर्तमान में कितनी है? अगर हम बात करें तो 33 व्यंजन हैं। कुल व्यंजनों की अगर पूछी जाए, कुल अक्षरों की संख्या अगर पूछ ली जाए, तो कुल अक्षरों की संख्या कितनी है भैया? वर्तमान में 53 है। ठीक है, पहले 52 हुआ करते थे, वर्तमान में अक्षरों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा भैया, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कैसे? देखिए, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। इनको 5 वर्गों में 5-5 अक्षरों के क्रम में रखा गया है। जैसे क वर्ग के अक्षर क, ख, ग, घ और अंगा, ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, च वर्ग के आते हैं, ट वर्ग के आते हैं, ता वर्ग के आते हैं, ता वर्ग के और पा वर्ग के। ठीक है, और इन सब में 5-5 अक्षर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सब में कितने कितने अक्षर होते हैं? 5-5 अक्षर होते हैं। तो 5 वर्गों के अंतर्गत 5-5 अक्षर होते हैं और इस वजह से इनका जो योग हो जाता है वो कितना हो जाता है? 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या भैया कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है और इस वजह से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ध्यान दीजिएगा भैया, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? आप सबने पढ़ रखा है इसको। क्या कहा जाता है? भाषा की सार्थक। देखिए, ध्वनि की सार्थक लघुत्तम इकाई अगर आपसे पूछी जाए, किसकी? ध्वनि की, तो ध्वनि की लघुत्तम इकाई जो होती है ये वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है भैया, भाषा की जब सार्थक इकाई पूछी जाती है तो हो जाएगा इसका उत्तर शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपी SSC में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भैया, जब क्वेश्चन भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई के बारे में पूछे तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा शब्द ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लिपि चिन्ह क्या है? किसी भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन लिपि का या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी भाषा को व्यक्त करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? क्रमबद्ध समूह के बारे में। तो क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा भैया? क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाएगा। उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं?
बार बार क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को भी हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको पता है दोस्तों, अभी इससे पहले हमने चर्चा किया था, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी? 33 हुआ करती थी। अक्षरों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो अक्षरों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 53 हो गई है। ठीक है, एक व्यंजन ल को जोड़ दिया गया है, जो कि मलयालम भाषा में काफ़ी प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन फिर भी जब व्यंजनों की संख्या आपसे पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी? व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 33। वर्णों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 ही है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पुनः क्वेश्चन आ गया है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। कई वर्ण मिल करके, जैसे क, धन अ, धन म, धन अ, धन ल, धन अ मिल करके कमल बनता है। तो कमल एक शब्द हो जाता है और ये कई अक्षरों से मिलकर बनता है, क, अ, म, अ, ल, अ। तो इस तरीके से शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? इसमें अगर हम क की बात करें तो ये वर्ण है, अ की बात करें तो ये वर्ण है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। ठीक है भैया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर है, और ये यूपी SSC के वीडियो एग्जाम में 2018 में पूछा जा चुका है। दीर्घ स्वर क्या है? ध्यान दीजिए भैया, मूल स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल को ही हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? तो अ, ई, ठीक है, अ, ई, उ और री। ये जो होते हैं हमारे, यही ह्रस्व या मूल स्वर होते हैं। ठीक है, इन्हीं से हमारे दीर्घ स्वर बनते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं भैया? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। जैसे अ और आ मिलकर के आ बनाते हैं, ई और ई मिलकर के बड़ी ई बनती है, उ और मिलकर के ऊ बनता है। ठीक है, 3 हो गए। अ और ई मिलकर के ए बनता है, अ और ए मिलकर के आय बनता है। ठीक इसी तरीके से अ और उ मिलकर के ओ बनता है, और आ और ओ मिलकर के औ बनता है। तो इस तरीके से हमारे ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये इतने हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। 4 हमारे मूल स्वर हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ई ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ओहो, ठीक है, हाँ, ये जो दो हैं ये हमारे संयुक्त स्वर भी आते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त स्वर भी होते हैं भैया। ये हमारे संयुक्त स्वर के अंतर्गत भी आते हैं, इसलिए इसका उत्तर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ई हो जाएगा। ये हमारा दीर्घ स्वर होता है। ए, आए, ओ, आओ ये संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। यूपी SSC वीडियो के एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहला विकल्प दिया है आ, दूसरा दिया है ई, तीसरा उ और चौथा दिया है ओ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओ जो है अभी हमने पढ़ा था, दीर्घ स्वर की बात करें तो आ जो है वो आ और अ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। ई की बात करें तो ई और ई मिल करके, ई और ई मिल करके बना हुआ है। ऊ की बात करें तो ऊ और ऊ मिलकर बना हुआ है। तो ये तीनों हमारे दीर्घ स्वर हैं। ओ जो है हमारा क्या है? ये हमारा संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ। ये दो दीर्घ स्वर ना होकर के क्या है? संयुक्त स्वर है। चलिए अगला प्रश्न देखें, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछी गई है। अभी हमने बात किया था कुल स्वरों की। अगर बात करें, कुल स्वर हमारे 11 होते हैं। 4 स्वर जो होते हैं ये ह्रस्व होते हैं। 7 स्वर जो होते हैं हमारे संयुक्त अथवा दीर्घ होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ अथवा संयुक्त होते हैं। ये दोनों मिलकर के होते हैं, संयुक्त अथवा दीर्घ होते हैं। 2 की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में मात्रा के आधार पर स्वरों को 2 वर्गों में रखा गया है, 1 मात्रा वाले और 2 मात्रा वाले। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। जबकि संस्कृत भाषा को अगर जोड़ लें
तो प्लुत स्वर भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछी गई है, ह्रस्व स्वरों की संख्या हो जाएगी 4। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर के बारे में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल युवा कल्याण एवं विकास दल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए अभी हमने चर्चा किया था संयुक्त स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वरों के बारे में, ठीक है, या दीर्घ स्वरों के बारे में। तो दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर हमारा हो जाएगा अ हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। ओ ए ऐ ये हमारे संयुक्त स्वर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संयुक्त स्वर हो जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ध्यान दीजिएगा भैया, स्वरों की बात करें अगर हम मात्रा के आधार पर, किस आधार पर? मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वरों में एक मात्रा की कितनी मात्रा? एक मात्रा के बराबर समय लगता है। दूसरे जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का, कितनी मात्रा का? 2 मात्रा का समय लगता है। और तीसरे जो होते हैं ये प्लुत स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। इनमें 2 से अधिक मात्रा का प्रयोग लगता है और इसलिए इनको व्यक्त करने के लिए गुरु या दीर्घ शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, अक्षरों का प्रयोग कर लिया जाता है, या वर्णों के बाद में 3 लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण में अगर हम बात करें तो ओम, ओम इस तरीके से लिख दिया जाता है। इसमें पता चल जाता है कि ओ में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो किस स्वर में, यहाँ समझ लीजिए भैया, किस स्वर में, प्रश्न क्या है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है प्लुत स्वर में। ठीक है, इनका प्रयोग संस्कृत में, संगीत में या नाटक कला में इनका प्रयोग किया जाता है। नाटक लिखते समय इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, प्लुत स्वर कौन सा है? देखिए बढ़िया लाजवाब प्रश्न है। यूपी टीजीटी के प्राइमरी सेक्शन के एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्लुत स्वर कौन सा है? तो अभी हमने चर्चा किया था प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर ऐसे होते हैं जिनमें दीर्घ स्वर से अधिक का समय प्रयोग किया जाता है और इनको व्यक्त करने के लिए गणित के 3 अंक का प्रयोग कर लिया जाता है या अंग्रेजी के एस अक्षर का भी प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लुत स्वर है। अगला प्रश्न देखें। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? पुनः प्रश्न पढ़ लीजिए। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ध्यान रखिएगा, जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? तो पहला होता है अग्रभाग, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है पश्च भाग। लेकिन अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर ये 3 होते हैं, लेकिन विवृत स्वर नहीं होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? विवृत स्वर। कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा नहीं आएगा? विवृत स्वर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, लाजवाब प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का जो भाग ऊपर नीचे उठता और गिरता है उस आधार पर हम स्वरों को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो मध्य स्वर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा भैया, ई जो होता है, ई अग्र स्वर है, उ मध्य स्वर, सॉरी पश्च स्वर है। मध्य स्वर की यहाँ पर बात की गई है तो मध्य स्वर हो जाएगा अ क्या है? अ मध्य स्वर है। ठीक है, आगे देखिए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? अभी हमने चर्चा किया था। उ कैसा है? उ है पश्च स्वर। ई अग्र स्वर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओहो, पश्च विवृत और पश्च संवृत्त भी पूछा गया है। ठीक है, विवृत्त क्या होते हैं? जिनको बोलते समय मुंह का आकार वृत्ताकार से कुछ बड़ा हो जाता है। ठीक है, और संवृत्त क्या होता है? जिनका मुख आधे से थोड़ा सा अधिक और पूरे से थोड़ा सा कम होता है। तो उ जो होता है, माफ कीजिएगा, आधे से थोड़ा कम होता है उसे संवृत्त कहते हैं। जो आधा मुंह खुलता है उसको अर्धविवृत्त कहते हैं और पूरा मुंह खुलने को विवृत्त कहते हैं। तो उ का उच्चारण जब हम करते हैं तो मुंह का जो भाग है वो थोड़ा सा खुलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उ जो है पश्च स्वर के अंतर्गत आता है, तो ये आ जाएगा पश्च संवृत्त स्वर। ठीक है, पश्च संवृत्त स्वर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत्त है? संवृत्त की अभी बात हमने की थी, जिसके उच्चारण में मुंह का भाग पूरा ना खुले। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ई की,
किसकी बात करते हैं? देखिए आ मुंह पूरा खुलता है, औ यहाँ भी मुंह आधे से अधिक खुलता है, ए यहाँ पर भी मुंह आधे से अधिक खुलता है। लेकिन जब बात हम ई की करते हैं, ई में मुंह आधे से थोड़ा सा कम खुलता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा संवृत्त स्वर, ठीक है, ई हो जाएगा संवृत्त स्वर। अगला देखें, अर्धविवृत्त स्वर कौन सा है? अर्धविवृत्त का मतलब है जिसमें मुंह का आधा भाग खुलता है, ठीक है, तो कौन सा अर्धविवृत्त स्वर है? तो यहाँ देखिए ऊ जो है ये संवृत्त है, ठीक है, कैसा है ऊ संवृत्त है, ठीक है, ऊ कैसा है? संवृत्त स्वर में आता है। और ए जो आता है अर्धविवृत्त स्वर पूछा गया है, तो अर्धविवृत्त स्वर होता है ए। कौन सा होता है? ए होता है। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी। और ये यूपी ट्रिपल विधान भवन रक्षक और वन रक्षक में क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? ध्यान दीजिएगा भैया। दीर्घ स्वर होता है जिनमें 2 मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ स्वर होते हैं जिनमें 3 मात्रा या 2 से अधिक मात्रा का प्रयोग होता है, इन्हें प्लुप्त कहते हैं। जिनमें 1 मात्रा का प्रयोग होता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? देखिए अभी हमने चर्चा किया था ऊपर के प्रश्नों में 4 मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर होते हैं अ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। इसके अलावा जो स्वर होते हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। तो ए की अगर हम बात करें तो अ और ई मिल करके क्या मिल करके अ और ई मिल करके ए बनते हैं। ए की बात करें तो अ और ए मिल करके ए बनता है। ऊ की बात करें तो ऊ हमारा दीर्घ स्वर है, ये संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। ओ की बात करें तो अ और ऊ मिल करके क्या बनता है? ओ बनता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऊ हमारा संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। ऊ क्या है? संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? और ये यूपी ट्रिपल एससी के लोअर 2nd ग्रेड के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ठीक है, कौन सा है? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य पूछा गया है। देखिए अ के उच्चारण की अगर हम बात करते हैं तो कंठ से होता है, ठीक है। ई की अगर हम बात करें तो ई का उच्चारण तालु से होता है, ठीक है। ऊ की अगर हम बात करें तो ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है, ध्यान रखिएगा, ओष्ठ से होता है। ओ की अगर हम बात करते हैं तो ओ मिल करके बनता है अ और ऊ। इस तरीके से इसका उच्चारण हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है, कंठोष्ठ हो जाएगा। ए की बात करें तो ये मिलकर बनता है अ और ई से। तो अ का उच्चारण स्थान जो होता है, अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। और इस तरीके से इसका उच्चारण हो जाएगा कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए का उच्चारण जो होता है वो कंठ तालव्य होता है, ठीक है। चलिए आज का अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। अभी हमने चर्चा किया, ठीक है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। ए जो होता है वो अ और ए से मिलकर बनता है। अ का उच्चारण कंठ होता है, ए का उच्चारण कंठ तालव्य होता है। तो ये दोनों मिलकर के कंठ तालव्य ही उच्चारित करते हैं। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ तालव्य। और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। तो ये थे आज के हमारे 30 हिंदी वर्णमाला के अध्यायवार प्रश्नकोश, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी किसी भी परीक्षा में संभावित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताना ना भूलें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। तो अगले वीडियो के माध्यम से अन्य मज़ेदार हिंदी एवं अन्य विषयों के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।